जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छे हुए में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का जो पीटी 365 आया हुआ है उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का देखेंगे। ये मैगजीन जो है कहा जाता है कि जो मैगजीन है यूपीएससी के लिए बेस्ट मैगजीन माना जाता है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे और साथ में जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, एनालिसिस होगा, वो हम डायरेक्ट वहाँ पे जो मैगजीन में जो कंटेंट दिए हो उससे के साथ करेंगे। इसका बेनिफिट है कि ये पूरा जो लेक्चर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर दिया है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और बाकी जो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों भाषा में कंफर्टेबल है उनके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। और एक बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका बेनिफिट ये है कि यदि आपने ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ लिया है, इट इज जो 365 उसको आपने यदि ऑलरेडी स्टडी कर लिया है तो इस वीडियो के थ्रू जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक अपना जो भी डाउट क्लियर हो कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं और साथ में एक कंप्लीट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक पीटी 365 का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, मैगजीन पढ़ा नहीं है, उनके लिए कि एमसीक्यू के थ्रू ये पूरी मैगजीन को कवर कर सकते हैं। साथ में अपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है 2023 में यूपीएससी ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जो आपके 2024 में यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है इससे। तो यहाँ पे 3 आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कितने सही हैं, कितने आपके कथन जो हैं वो सही हैं, तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, फर्स्ट कथन की बात करें यहाँ पे कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग के आधार पर पहली कम तीखी मिर्च विकसित किया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जीनोम एडिटिंग जो है जीवों जैसे कि पौधों, बैक्टीरिया और जानवरों सहित के डीएनए को बदलने का एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की विधि है जो इनके अंदर जो डीएनए होते हैं उनको चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जीएम क्रॉप हैं, ठीक है, को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक क्या है समिति है, उस समिति का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ठीक है, के तहत क्या पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है किसके तहत स्थापित किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के तहत इसको क्या स्थापित किया गया था। तो 3 आपके यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कितने जो कथन है वो सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका 2, मतलब 2 कथन आपके सही हैं। ठीक है, आंसर क्या है आपका बी, 2 कथन सही हैं। लेकिन कौन कौन से 2 कथन है जो सही हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कथन है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग के आधार पे पहली कम तीखी, यहाँ पे क्या मिर्च नहीं है, यहाँ पे क्या है सरसों, सरसों की बात की है, कम तीखी गंध वाली सरसों का विकसित किया गया है। सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड जो जीनोम एडिटिंग का जो एग्जैक्ट कंटेंट है वो लिया गया है। तो जीनोम एडिटिंग जो जीवों के डीएनए को बदलने की एक प्रकार की विधि है, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो जीएम क्रॉप किसके द्वारा किया जाता है, इसका जो पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है, गलत। चलिए एक एनालिसिस की बात करें यहाँ पे, तो जीनोम एडिटिंग एक न्यूज में था
जीनोम एडिटिंग सुर्खियों में क्यों, न्यूज में क्यों? तो भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम तीखी गंध कम तीखी गंध वाली सरसों की एक नई क्या है प्रजाति या किस्म का क्या क्या है? विकसित किया है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि सरसों की नई किस्म की जो तीखी गंध वाली है, इसका कारण है कि इसमें क्या, ग्लूकोसिनोलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा सकता है कि किसकी मात्रा कम होने के कारण जो उनकी गंध है वो कम होती है या हुई है। तो ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम होने के कारण, ठीक है, सरसों की नई किस्म के विकसित किया गया। क्लियर है? हम बात करें यहाँ पे कि सरसों की इस किस्म का उत्पादन किसके, क्रिस्पर क्रिस्पर और कैस9 तकनीक का उपयोग करके किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस तकनीक का उपयोग करके किया गया है, तो क्रिस्पर और कैस9 तकनीक का उपयोग करके किया गया है, ठीक है। इस किस्म के उपज वाली भारतीय सरसों के किस्म बरुणा का के जीन में एडिटिंग करके विकसित किया गया है। यदि पूछा जाए कि कौन सा किस्म भारतीय सरसों के कौन से किस्म का जीन एडिटिंग किया गया, तो यहाँ पे आंसर क्या है, वरुण। आंसर क्या है यहाँ पे, वरुणा के जेनेटिक्स को विकसित किया गया, ठीक है। इसके फायदे क्या है, यह पौधों को रोगजनक और जानवरों आदि से क्या करता है, बचाव करता है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि जीन एडिटिंग होता है क्या है, तो जीन एडिटिंग के जरिए हम जो जीव होते हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस में रखा है। जीन एडिटिंग के जरिए सजीव जैसे कि पादप, बैक्टीरिया और प्राणी के डीएनए में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं। मतलब किसमें बदलाव किया जाता है, डीएनए में बदलाव किया जाता है, ठीक है। डीएनए की एडिटिंग से शारीरिक लक्षणों जैसे आंखों के रंग में बदलाव और अन्य बीमारियों के खतरा को क्या कम किया जा सकता है। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट हमने यहां से लिया है, ये वाला देखिए आप, कि जीएम फसलों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उसकी एक समिति है, उसका समिति का नाम क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के पर्यावरण से क्या पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और ये किसके अंदर आता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर स्थापित किया गया। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, यहाँ भी आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है। पहले वाले में पूछा गया कितने सही हैं, इसमें पूछा गया कि कितने सही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा तीनों कथन यहाँ पे। बात करें यहाँ पे, फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या किया गया, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के द्वारा प्रक्रिया की मदद से 3 लोगों के डीएनए को मिला करके एक बच्चे का जन्म कराया गया है, किया गया। क्लियर है यहाँ पे? तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि उसमें जो बच्चे का जन्म हुआ उसमें माता पिता की आनुवंशिक सामग्री और जो डोनर है या दाता है उसकी परमाणु सामग्री का प्रयोग करके करके आईवीएफ आईवीएफ की मदद से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से बच्चे को गर्भधारण करना शामिल है, ठीक है, मतलब बच्चे का जन्म किया गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि मां से बच्चों में संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के स्थानांतरण से बचने के लिए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज है उससे बचाव करने के लिए जो रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया है उसको स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बदल दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। उस टेक्निक को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। क्लियर? ये आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कितने कथन आपके सही नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे कितने सही नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो 2 कथन है वो सही नहीं है। कौन कौन से 2 कथन है जो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये सही नहीं है,
क्योंकि ये ऐसा अमेरिका में नहीं हुआ है, यहाँ पे अमेरिका में नहीं हुआ है। सेकंड यहाँ पे बात करें, सेकंड कथन भी क्या है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि माता इसमें क्या माता पिता के आनुवंशिक सामग्री को तो लिया गया है, लेकिन जो डोनर है दाता उसको परमाणु सामग्री को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु सामग्री भी गलत है। लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे क्या है, सही है। जिसमें क्या किया गया था, रोगग्रस्त जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदल दिया जाता है, जिससे कि बच्चा क्या है, हेल्दी पैदा हो। क्लियर है यहाँ पे? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। थ्री पेरेंट बेबी ये न्यूज में था। ठीक है, थ्री पेरेंट्स बेबी, ठीक है, मतलब तीन पेरेंट्स मिलकर के एक बेबी को जन्म दिया। जो यहाँ हमने सेंटेंस में अमेरिका यूज किया था, तो अमेरिका नहीं, यूके में है, ब्रिटेन की बात हो रही है यहाँ पे। यूके में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु का क्या किया गया, जन्म किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि शिशु के जन्म की इस प्रक्रिया में तीन व्यक्ति, माता, पिता और एक महिला दाता या डोनर, ठीक है, जिससे हम लोग क्या जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को लिया गया के डीएनए का क्या प्रयोग किया गया। बात करें यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हो कि एक माता का क्या है, अंडाणु है, जिसमें क्या एक अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर एक पास में एक अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को क्या कहते हैं, निकाल कर रख लिया जाता है। फिर सेकंड की बात करें, तो जो डोनर है, जो दाता है, उसका निषेचित अंडाणु है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो क्या है, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद दाता के न्यूक्लियर डीएनए को हटा करके क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बात है यहाँ पे कि दाता का अंडाणु की बात करें यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे कि जो यहाँ से हमने निकाला था माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को इसमें रखते हैं, और साथ में यहाँ पे जो दाता है उसका जो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, आईवीएफ के थ्रू फर्टिलाइज करा देते हैं। ठीक है, अब माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को दाता के अंडाणु पे क्या प्रवेश कराए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, यहाँ पे बात करें जो हमारा सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो कहा जाता है कि एमडीटी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से गर्भधारण हेतु उपयोग की जाने वाली क्या है, एक तकनीक है। इसमें माता पिता के जेनेटिक मटेरियल, इसमें माता पिता का क्या जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है, और डोनर है जो दाता है उसके माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल को यहाँ पे लिया जाता है। हमने ऑप्शन में क्या रखा था, वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल या परमाणुविक सामग्री की बात किया था। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे दाता के क्या माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल को लिया जाता है। क्लियर है? इस तकनीक से जो रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ताकि माइटोकॉन्ड्रियल जो रोग है माता से संतान में स्थानांतरित न हो सके, ट्रांसफर न हो सके। क्लियर है? इसे एमडीटी तकनीक का उपयोग करके आईवीएफ के पहले या उसके बाद भी क्या रोका जा सकता है, और इस थेरेपी को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी क्या कहा जाता है। क्लियर है? साथ ही तीन व्यक्तियों के शामिल होने के कारण इसे क्या थ्री पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यदि बात करें यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा कोशिका के लिए ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात करें यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है सिर्फ माता से प्राप्त होता है, केवल माता से ही प्राप्त होता है। ये यहाँ पे आप क्लियर अपना डाउट, यदि कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ, यहाँ पे दिया गया कि कथनों में से कितने सही हैं। तीन कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इन तीनों कथनों में से कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे तीन कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है कि हाल ही में समाचारों में न्यूज में रहा है कि एक एड्स रोगी का इलाज स्वदेशी नेक्सकार्ड 19 एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स, मतलब कार टी सेल्स कहा जाता है, या सीआर टी सेल्स थेरेपी की मदद से किया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है।
सेकेंड स्टेटमेंट कि इसे जो है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? इम्यूनो एसिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो आईआईटी दिल्ली में स्थापित क्या है, एक कंपनी है। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बी कोशिका है, बी सेल है, वो क्या है, प्रतिरक्षा कोशिका होता है, जो संक्रमण पैदा करने वाले रोग जनक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी, ठीक है, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक और परजीवी और कैंसर जैसे कोशिका जैसी हानिकारक कोशिकाओं पर हमला कर के उससे क्या करता है, रोकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि इन जो 3 कथन दिए हैं उसमें कितने कथन आपके सामने सही है। यदि आपने ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ा होगा तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। इन 3 कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कथन की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट का, तो यहाँ पे एड्स रोगी के लिए नहीं है, यहाँ पे कैंसर रोगी की बात की जा रही है। कैंसर, कैंसर रोगी के इलाज के लिए इसका स्वदेशी यहाँ पे विकसित किया गया है। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे बी सेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी सेल की बात की जा रही है, टी कोशिका की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी के बारे में बात करें। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है, हाल ही में नेक्सकार 19 की मदद से कैंसर के एक मरीज का इलाज किया गया। किसके मरीज का? कैंसर के मरीज का इलाज किया गया। नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन और रिसेप्टर टी सेल्स थेरेपी है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। सेकेंड बात करें यहाँ पे कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने स्वदेशी रूप से विकसित कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को क्या किया है, नेक्स्ट का जो 19 है उसको मंजूरी दिया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने यहाँ से लिया है कि इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनो एसिटी कंपनी ने विकसित किया है, और ये कंपनी कहाँ की है, तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्लियर है यहाँ पे? चल, तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन में आईआईटी दिल्ली रखा था वो क्या हुआ, आईआईटी बॉम्बे है। क्लियर है? चल, बात करें यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी के बारे में, तो कार टी जो सेल थेरेपी है उसको क्या, सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक क्या है, एक नया प्रकार है। इसमें उपचार के लिए टी कोशिका का प्रयोग किया जाता है, जो हमने वहां पे बी सेल की बात किया था, और बी सेल नहीं है, यहाँ पे क्या है, टी सेल की टी सेल या टी कोशिका है। इस उपचार विधि में टी कोशिका को प्रयोगशाला में अनुवांशिक रूप से क्या परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद जो ये परिवर्तित कोशिका होती है वो कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी रूप से क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया था, जो टी कोशिका है प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिका होती है, ये संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी तथा कैंसर जैसे हानिकारक कोशिकाओं को पहचान कर उस पर हमला करके उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्लियर है? चल फ्रेंड्स, लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये बेसिकली ये जो लेक्चर है मतलब वीडियो बना है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को के ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीडीटी, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीडीटी की बात करें, पर आधारित अनुप्रयोगों में ने बंदरों की आबादी में आशाजनक कमी दिखाई है। जीडीटी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बंदरों की आबादी है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है, उन्हें बाद संतान पैदा करके। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जो है एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक है, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को बदलने के लिए जीन को क्या कर दिया जाता है, एडिट किया, संशोधित कर दिया जाता है। क्लियर है?
तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जीन ड्राइव के 3 प्रमुख घटक हैं। घटक में कौन-कौन से हैं? पहला घटक क्रोमोसोम, दूसरा घटक है Cas9 एंजाइम, ठीक है? और तीसरा घटक है क्रिस्पर या CRISPR, ठीक है? तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए, 3 कथन दिए हुए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कितने आप कथन आपके ए सही हैं, ये आपको बताना है। बताइए। तो यहाँ पर आपके सिर्फ एक ही कथन सही है, एक ही कथन सही है। कौन सा कथन है वो जो है सही है? बताइए। ये यहाँ पे जो पहला कथन है वो क्या है? रॉन्ग है। पहला कथन क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बंदर नहीं होंगे। यहाँ पर बंदरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात नहीं की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन तीसरा कथन जो है यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जीन ड्राइव के 3 प्रमुख घटक तो होते हैं, लेकिन उसमें से एक क्रोमोसोम एक घटक नहीं होता है। बाकी Cas9 एंजाइम और क्रिस्पर होता है। तो चलिए देखते हैं कि एनालिसिस में कि जो 2 कथन गलत हैं उसमें क्या-क्या हो सकता है आंसर। चलो बात करें यहाँ पे हम लोग जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जीडीटी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से लिया गया है। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी पर आधारित परीक्षण के तहत मच्छरों, बंदरों नहीं, मच्छरों की आबादी में काफी कमी लाने में सफलता देखी गई है। इसके तहत मादा मच्छरों की जनन क्षमता को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है? चल बात करें हम लोग यहाँ पे कि जो सेकंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमने लिया है कि जीडीटी एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक में मेंडेलियन वंशानुक्रम के अनिर्धारित नियमों को बदलने के लिए जीन में क्या संशोधन किया जाता है। क्लियर है? सरल शब्दों में जीन जो ड्राइव एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। कैसी तकनीक है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है। इस तकनीक के जरिए हम लोग क्या कहते हैं कि जीन को संशोधित किया जाता है। क्या? जो जीन को एडिट किया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो जीन होता है आनुवांशिक रोगों में वंशक्रम में शामिल हो जाता है। क्लियर है? मेंडेलियन वंशानुक्रम जो वंशानुक्रम है वस्तुतः माता पिता से आनुवांशिक लक्षण किसमें जाता है? संतान में हस्तांतरित होता है। 3 घटक की बात करें यहाँ पे, ये तीसरा हमारा स्टेटमेंट था कि 3 जो घटक है जीन ड्राइव के कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? जीन है। हमने ऑप्शन में क्या रखा था? क्रोमोसोम रखा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे पहला घटक है जीन है। सेकेंड ऑप्शन में क्या रखा था? Cas9 एंजाइम है, जो क्या कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? क्रिस्पर अर्थात रेपिटेटिव डीएनए अनुक्रम। क्लियर है? इन 3 घटकों के जरिए इनकोड की गई जो आनुवंशिक सामग्री को क्या मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है? अच्छा, बात करें यहाँ पे जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के मुख्य उपयोग के बारे में, तो यहाँ पे वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मलेरिया, डेंगू और जीका वायरस मच्छरों के कारण होता है, जो उनको मच्छरों को खत्म करके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कृषिगत कीटों पर नियंत्रण करने की बात करें हमें, तो जीडीटी का उपयोग करके कृंतकों जैसे आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 3 कथन यहाँ भी दिए हुए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कितने कथन सही नहीं है। इन 3 कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? चलिए ध्यान से कथन को देखिएगा। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक पढ़ी जाने वाली जीनोम अनुक्रम तकनीकों का उपयोग करके एक्स क्रोमोसोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। ये पहला कथन है आपके सामने। दूसरा कथन है, जो क्रोमोसोम होता है प्रोटीन से बनी क्या धागा जैसे एक संरचना होती है, और आरएनए का एक अणु जीनोम जानकारी को कोशिका से कोशिका तक लेके जाता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि जो मनुष्य हैं, मानव में या मनुष्यों में क्रमांकित जो गुणसूत्र हैं ऑटोजोम 22 जोड़े
और लिंग गुणसूत्र हैं जो एक्स एक्स और एक्स वाई का एक जोड़ा होता है। एक्स एक्स किस में होता है? फीमेल में होता है, और एक्स वाई मेल में होता है, पुरुषों में होता है। कुल मिलाकर के 46 होते हैं जो 23 जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके 2 कथन सही नहीं है। कौन कौन से ऐसे कथन है जो सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन क्या सही नहीं है, दूसरा भी कथन सही नहीं है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन में गलती कहाँ पे है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम नहीं वाई क्रोमोजोम की बात की गई है। क्या वाई क्रोमोजोम की बात की गई? सेकंड कथन में यहाँ पे कि जो क्रोमोजोम होता है प्रोटीन से बना होता है, जैसे धागे संरचना होते है, लेकिन यहाँ पे जो आरएनए नहीं, डीएनए, डीएनए एक अणु जीनोमिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेके जाता है। क्लियर है? तो ये 2 स्टेटमेंट आपके 2 कथन यहाँ से गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जीनोम सीक्वेंसिंग ये न्यूज में रहा है, क्या है? जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम अनुक्रमण। क्लियर है? वैज्ञानिकों ने लॉन्ग रीड जीनोम अनुक्रमण तकनीक के जरिए वाई गुणसूत्र को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। क्लियर है? चल बात करें यहाँ पे कि जो क्रोमोजोम और डीएनए का एक एकल अणु और प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचना होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या जीनोम की जानकारी को पहुंचाना। क्लियर है? यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहां से लिया। गुणसूत्र वस्तुतः पादपों और प्राणियों मनुष्य सहित कोशिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये था कि मनुष्यों में 22 युग्म में अलैंगिक गुणसूत्र या ऑटोजोम होते हैं, और एक युग्म क्या होता है? लिंग मतलब सेक्स क्रोमोजोम। बात करें तो लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं जिसको एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। और मनुष्यों में कुल मिलाकर के 46 मतलब 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कितने कथन आपके सही हैं, ये हमें बताना है। ठीक है? पहला कथन दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टेम कोशिका का उपयोग करके दुनिया में पहली सिंथेटिक बंदर भ्रूण जैसी संरचना बनाई है। ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि ये सिंथेटिक भ्रूण जो है मानव विकास के शुरुआती चरणों में प्राकृतिक भ्रूण से क्या कहते हैं? एकदम मिलते जुलते हैं, मतलब एक जैसे हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है कि उनमें धड़कते दिल और मस्तिष्क की शुरुआत की कमी है, अभी उनमें शुरुआत नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिका होते हैं जो नाल, जर्दी थैली आदि को जन्म देती हैं। ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए। इनमें बताना है आपको कि कौन से कथन हैं जो मतलब कितने कथन सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपका 2 कथन, केवल 2 ही कथन इसमें सही है। पहला कथन आपका रॉन्ग है, सेकेंड और थर्ड कथन सही है। पहला कथन रॉन्ग क्यों के है? क्योंकि यहाँ पे पहली सिंथेटिक भ्रूण जैसी संरचना नहीं, मानव भ्रूण की जैसी संरचना बनाई गई है। बंदर नहीं, मानव, ह्यूमन। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेम सेल के बारे में देखें यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया, न्यूज में क्या होता कि वैज्ञानिकों के एक टीम ने स्टेम सेल्स का प्रयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचना का क्या किया है? विकास किया है। ठीक है? खोज के बारे में देखें तो ये सिंथेटिक भ्रूण है, मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के भ्रूणों के समान क्या समान एक समान प्रतीत होता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है? हालांकि जो इन कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचना में धड़कते हृदय और मस्तिष्क के विकास का अभाव है। ठीक है? लेकिन लेकिन इसमें प्लेसेंटा, गर्भनाल, योगसक, अंडपित्त कोश और भ्रूण का रूप ले सकती है। ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है। क्लियर है? सिंथेटिक भ्रूण के लाभ के बारे में यदि बात करें तो यह मॉडल वैज्ञानिकों को आनुवंशिक विकारों के प्रभाव को समझने में, जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनको समझने में काफी हेल्पफुल होगा। यह बार बार होने वाला गर्भपात के पीछे जैविक कारणों को भी समझने में काफी हेल्पफुल होगा। इससे जो विकासशील भ्रूण पर आनुवंशिक
जेनेटिक और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में भी क्या हमें मदद मिलेगी। ठीक है। स्टेम सेल के बारे में बात करें तो स्टेम सेल कई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम और विशेष मानव कोशिकाएं क्या होती हैं। एक स्टेम सेल विकसित होकर क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गई विशेष जो कोशिकाएं होते हैं उनकी जगह लेती हैं। इस प्रकार जो स्टेम कोशिका द्वारा शरीर की नई कोशिका क्या प्रदान की जाती है। क्लियर है। चलो, उपयोग के बारे में बात करें तो स्टेम सेल्स का उपयोग के बारे में बात करें तो रोग कैसा रोग है उसकी प्रकृति को समझने में काफी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। एससीटी में किसी निश्चित बीमारी के इलाज हेतु क्षतिग्रस्त ऊतकों में नए स्टेम सेल्स का क्या प्रत्यारोपण किया जाता है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन पेरिस के बैचले बैले चले पार्क में आयोजित किया गया और इसमें एआई को विनियमित करने के लिए बैलेचले घोषणा को अपनाया गया। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि इस पर 30 देशों और यूरोपियन यूनियन ने हस्ताक्षर किया। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है ये भारत इस जो घोषणा है हुआ है उसका हिस्सा नहीं है। तो इन 3 कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है इसमें कि कोई भी, तीनों कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बात करें तो ये पेरिस में नहीं, ये कहाँ पे लंदन, ये लंदन के बैलेचले पार्क में आयोजित किया गया। सेकंड कथन है क्योंकि यहाँ पे 30 देश हुए तो 30 देश नहीं 28 देश। ठीक है, 28 देश और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए। तीसरा बात करें तो भारत इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ पे नहीं नहीं होगा, मतलब भारत इसका हिस्सा है, पार्ट है। तो तीनों का तीनों का कथन क्या है यहाँ से सही नहीं। बात करें यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल जो अभी न्यूज में रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन। बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन के पास बर्किंघम शायर के बेलेचले पार्क में विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पत्र को क्या अपनाया गया। बात करें यहाँ पे कि जो बेलेचले घोषणा पत्र है इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी सुरक्षा पर दुनिया का पहला समझौता है, फर्स्ट समझौता है। इसमें एआई से जुड़ी जो जोखिम का आकलन करके उसका जो भी जोखिम है उसका आकलन करके उसके एक साथ मिलकर के काम करने की बात की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लिया है कि यह घोषणा पत्र यूरोपीय संघ और 28 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किया। ऑप्शन में हमने क्या रखा था 30। ठीक है, तो यूरोपीय संघ और 28 देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया। तीसरा यहाँ से लिया कि भारत भी इन जो ये घोषणा पत्र उसका एक हिस्सा है, इसका हिस्सा है। क्लियर है। ठीक, बात करें हम लोग यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्या एक मशीन की संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता है जिसे हम मानव की सहायता से क्या करते हैं, मानव मस्तिष्क की सहायता से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विचार करना, तर्क रखना, सीखना, समस्या का हल निकालना। ठीक है, इसमें यदि टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो क्या है जीपीटी, इसमें क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम से संबंधित है। इसमें एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है डीप फेक से रिलेटेड है। डीप फेक अभी बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, डीप फेक से रिलेटेड है। डीप फेक एक वीडियो या छवि को, जो इमेज होता है फोटो होता है, को संदर्भित करता है जिसमें मूल वीडियो या फोटो में किसी व्यक्ति को जो एक व्यक्ति है किसी और के साथ बदलने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है वीडियो लगता है कि नहीं ये रियल वीडियो प्रमाणित दिखता है। डीप लर्निंग बात करें तो डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का क्या उपसमुच्चय है जो बड़े डेटा से सीखने के लिए मानव मस्तिष्क से प्रेरित कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का क्या करता है, उपयोग करता है।
ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वीडियो बनाने के लिए GAN जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क मशीन लर्निंग जो एक तरह का आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 कथन दिए हुए हैं। तीनों कथनों में से पूछा है कि कितने कथन आपके सही हैं, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ के तीनों कथन आपके सही, डीप लर्निंग डीप फेक से रिलेटेड ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। बात करें यहाँ पे डीप फेक का, तो न्यूज में क्या होता है कि केंद्र सरकार ने गलत सूचना और डिफेक्ट की पहचान के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए क्या एडवाइजरी जारी किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि जो डीप फेक एक ऐसा वीडियो या फोटो होता है जिसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम प्रोग्राम से इसे क्या एडिट किया जाता है, उसमें जो मूल शख्स की जगह कोई दूसरा व्यक्ति शख्स नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो और फोटो क्या लगेगा, बिल्कुल असली के जैसा ही है। ठीक, डीप फेक के तहत किसी व्यक्ति के चेहरे, शरीर, ध्वनि, वाक् भाषण, परिवेश या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी की नकल की जा सकती है। ठीक है, और किसी व्यक्ति का एक प्रतिरूप बनाने के लिए इसके जानकारी में क्या हम लोग मतलब इस डीप फेक की सहायता से हेरफेर किया जाता है। डीप फेक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, डीप लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ऐसी काल्पनिक घटनाओं की छवि बनाई जाती है जो कभी घटित ही नहीं हुई। क्लियर है। सेकंड था यहाँ से कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक भाग है जो एक बड़े डेटा सेट से सीखने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, जो या मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित होता है। क्लियर है। डीप फेक के तहत घटनाओं की इमेज तैयार करने के लिए डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटो जैसे तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। ऐसी वीडियो को तैयार करने के लिए GAN टेक्नोलॉजी का नामक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में यहाँ पे एक कथन दिया हुआ, इसमें से पूछा गया कितने कथन सही है। हाल ही में यूके स्थित कंपनी क्वालकॉम ने सुझाव दिया है कि भारत को नवीनतम वाईफाई 7 तकनीक अपनानी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कथन है कि वाईफाई 7 अगली पीढ़ी का वाईफाई मानक माना जाता है। वाईफाई जो है रेडियो तरंगों पर का उपयोग करके इसका वाईफाई जो 7 है उसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, वाईफाई में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि आपको कि कितने कथन सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका केवल 2, सिर्फ 2 ही कथन सही हैं। वो कथन कौन कौन से हैं जो सही है, मतलब सेकेंड आपका सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि जो क्वालकॉम कंपनी है वो यूके की कंपनी नहीं है। बताना है, बताइए कहाँ की कंपनी है। एक कंपनी है आपकी वाईफाई से 7 से रिलेटेड यहाँ पे बात करें न्यूज में क्यों रहा है कि अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम क्वालकॉम ने सुझाव दिया कि भारत को वाईफाई 7 तकनीक को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, वाई सेकेंड यहाँ पे सेकेंड लिया गया कि वाईफाई 7 अगली पीढ़ी का वाईफाई फिdelity मानक है। ठीक है, विशेषता के बारे में बात करें तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, विभिन्न बैंडों के उपकरणों से इसको क्या कनेक्ट किया जा सकता है, लो लेटेंसी या कम विलंबता, और मल्टी लिंक ऑपरेशंस होते हैं। गति और क्षमता की बात करें तो वाईफाई 6 से ये 6 गुना वाईफाई 6 से ये 4 गुना से अधिक तेज काम करता है। और इसमें क्या, ये तीसरा कथन था हमारा कि रेडियो तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है। क्लियर है। यदि इसका उपयोग के बारे में बात करें तो क्लाउड बेस्ड और वायरलेस एप्लीकेशन सेवाओं का उपयोग करने और अन्य डिजिटल पहलों को तेजी से अपनाने में सक्षम है। सेकेंड बात करें कि उभरती प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा करने जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आदि पर पर आधारित उपकरण। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो टेली डायग्नोस्टिक और टेली सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है सकता है। एडवांस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हाई जो रेजोल्यूशन कंटेंट की स्ट्रीमिंग में काफी सुविधाजनक हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप यहाँ पे।
तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, कथन दिए हुए हैं। कितने कथन सही नहीं है? कितने कथन सही नहीं है बताइए। फर्स्ट कथन की बात करें तो शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओएलईडी सामग्री विकसित किया है, ये पहला कथन है। सेकंड कथन है यहाँ पे, ओएलईडी एक सपाट प्रकाश उत्सर्जक तकनीक है जो दो कंडक्टरों के बीच बीच कार्बन पतली फिल्म की एक श्रृंखला रखकर बनाई गई है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ है कि एमओएलईडी जो क्या एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है। एंड सुपर एमओएलईडी मोबाइल का प्रयोग कहाँ पे? मोबाइल उपकरणों और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाले डिस्प्ले तकनीकें। बताइए उसमें कितने कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, मतलब सारे के सारे कथन क्या है? सही नहीं। मतलब तीनों के तीनों कथन यहाँ पे आपके सही। ओएलईडी की बात करें यहाँ पे तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी। पहला कथन था यहाँ से कि शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ओएलईडी मटेरियल विकसित किया। ओएलईडी के बारे में बात करें तो एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी है जो दो चालकों के बीच ऑर्गेनिक पतली फिल्म की श्रृंखला रखकर बनाई जाता है, दूसरा स्टेटमेंट था। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तेज रोशनी क्या करते हैं? उत्सर्जित करती है। ओएलईडी डिस्प्ले को लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर बनाया जा सकता है। ओएलईडी का प्रयोग की बात करें तो कपड़ों पर मुड़ने वाले डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। ओएलईडी का प्रयोग पारदर्शी डिस्प्ले बनाना भी संभव है। क्लियर। एमओएलईडी एंड सुपर एमओएलईडी के मोबाइल और टेलीविजन के उपयोग में की जाने वाली क्या है? डिस्प्ले तकनीक है। बात करें यहाँ पे कि तीन है एलसीडी, ओएलईडी और एमएलईडी। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पिक्सल टाइप की बात करें तो एलसीडी का बैकलाइट डिस्प्ले होता है, इसमें सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले होता है, इसमें भी सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले। एलईडी निर्माण में प्रयोग की जाने सामग्री की बात करें यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक एलईडी बैकलाइट होता है, इसमें ऑर्गेनिक एलईडी होता है, इसमें भी इनऑर्गेनिक एलईडी होता है। चमक की बात करें तो इसका चमक हाई होता है, इसका लो होता है, लेकिन इसका बहुत हाई होता है। अस्तित्व अवधि की बात करें तो इसका अधिक होता है, इसका कम होता है और इसका बहुत अधिक होता है। रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो इसका धीमा होता है, इसका मध्यम होता है, मतलब मिली सेकेंड में होता है, माइक्रो सेकेंड में होता है, इसका सबसे तेज नैनो सेकेंड में होता है। क्लियर है? फ्रेंड्स यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम कि मेटावर्स, तो यहाँ पे तीन कथन दिए हुए हैं, तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं हमें बताने हैं। मेटावर्स एक थ्री डी सक्षम वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जो वास्तविक दुनिया के रूप के विकल्प या प्रतिकृति के रूप में डिजिटल अनुभव हमें क्या प्रदान करता है, ये पहला कथन है। दूसरा, भरोस जो है आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्वदेशी क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भरोस। तीसरा, गेटकीपर वे कंपनियां हैं जिन्हें ईयू के डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत उच्चतम स्तर की जांच का सामना करना पड़ता है। ये तीन कथन दिए हुए हैं, बताना है कि तीन कथनों में से कितने कथन आपके सही हैं, बताइए। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन आपके क्या है? सही। बात करें यहाँ पे हम मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स, तो मेटावर्स के एक 3D सक्षम वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जो वास्तविक दुनिया के विकल्प या प्रतिकृति के रूप में डिजिटल अनुभव हमें क्या प्रदान करता है, मतलब रियल चीजों का वर्चुअल में हमें एक्सपीरियंस कराता है, लोगों को वास्तविक जीवन जैसे अनुभव ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसमें चार लेयर होते हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होता है, दूसरा वर्चुअल एजेशन इंजन लेयर होता है, तीसरा इंटरफेस और एक्सेल लेयर होता है और चौथा यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर केसेस लेयर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की बात करें तो इसमें मेटावर्स तक पहुंचने में हमें एक वह तकनीक शामिल जो हमारे उपकरणों को मेटावर्स तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है और यह क्या नेटवर्क से जोड़ती है और कंटेंट को क्या डिलीवर करती है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटेशनल और प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इंटरफेस की बात करें तो मेटावर्स तक जो उपयोगकर्ता को मेटावर्स तक एक्सेस करने में
क्या करते हैं, मदद प्रदान करती है। यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें सृजन, बिक्री, व्यापार, भंडार आदि में क्या उत्तरदायी है। भरोसे की बात करें यहाँ पे तो आईआईटी मद्रास के द्वारा मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और इसे किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया था, डीएसटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत विकसित किया गया। इसमें नो डिफॉल्ट एप्स की भी सुविधा प्रदान की। नो डिफॉल्ट एप्स की बात करें कि उपयोगकर्ता उन एप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं होंगे जो उसे परिचित नहीं है या जिसपे मतलब इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। नोटा अपडेट करने में प्रदान करता है जो उपकरणों को क्या सुरक्षित रखता है। इसमें क्या पास सर्विसेज है। ये संगठन विशेष प्राइवेट स्टोर ऐप सर्विसेज से विश्वसनीय ऐप तक पहुंचने में मदद करता है। गेट कीपर्स की बात करें तो यूरोपियन संघ के द्वारा यूरोपियन यूनियन ने अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, बाइट डांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो विश्व के टॉप 6 कंपनियों को उसको गेट कीपर्स नाम दिया है। गेट कीपर्स यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत उच्चतम स्तर की निगरानी के अधीन आने वाली कंपनियां हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गगनयान से रिलेटेड पूरा है कि गगनयान जो है पहला उड़ान परीक्षण वाहन एबॉट मिशन 1 TV-1 का सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। TV-D1 क्या है, 2 चरणों वाला तरल रॉकेट है। दूसरा कथन है यहाँ पे। तीसरा कथन है यहाँ पे कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली, इसको क्या कहा जाता है, ECLSS विकसित किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने जो आपके कथन दिए हुए 3, उसमें से कितने कथन सही नहीं है। बताइए कितने कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके 2 कथन सही नहीं है। कौन कौन से 2 कथन है जो सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पे आपका सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। क्यों कि टीवी और D1 की बात करें तो ये 2 चरणों वाला नहीं, एक चरण वाला तरल रॉकेट है। दूसरा जो यहाँ पे बात करते हैं कि पर्यावरण नियंत्रण जीवन और जीवन समर्थन प्रणाली की बात करें, ECLSS या डीआरडीओ के द्वारा विकसित नहीं किया गया। किसने विकसित किया इसको, इसरो ने विकसित किया। किसने विकसित किया, इसरो ने विकसित किया। ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे तो गगनयान मिशन सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के क्या नाम की घोषणा की गई। गगनयान पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन TV-D1 का सफलतापूर्वक क्या किया, लॉन्च किया गया है। ठीक है। TV-D1 एक चरण वाला तरल ईंधन से चलने वाला क्या है, एक रॉकेट। ठीक है। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को क्या प्रदर्शन करना है। इसमें जो 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई कक्षा में, पृथ्वी कक्षा में भेजा जाएगा। और वो कितने दिन तक रहेंगे, 3 दिन की मिशन की अवधि 3 दिन की होगी। ठीक है। गगनयान मिशन को LV-3 मतलब कि भू तुल्का मित्र उपग्रह प्रक्षेपण MK3 से क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। इस यान में ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण वाले इंजन क्या होंगे। ठीक है। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई है। क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तरह एक मूलभूत कण है, लेकिन परमाणु का हिस्सा नहीं है। इसमें इसलिए इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि प्रस्तावित भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला INO केवल भूमंडलीय न्यूट्रिनो का क्या करेगी, अध्ययन करेगी। ये दूसरा कथन है। यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल्स क्षेत्र में स्थित है। ये बताना है कि जो 3 कथन दिए हैं इसमें तीनों में से कितने कथन आपके सही है। बताइए आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का क्या किया है, अवलोकन किया है। न्यूट्रिनो के बारे में बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन के समान ही मौलिक कण है, लेकिन यह परमाणु का भाग नहीं होता है, इसलिए इसे छोटे छोटे भागों में विखंडित नहीं किया जा सकता, ये तोड़ा नहीं जा सकता। यदि इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। यह क्या आवेश रहित होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, और इसका हाई स्पिन कण होता है। अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखा में गति क्या करता है। ये शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करता है, इसलिए इसे क्या घोस्ट पार्टिकल भी क्या कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं में अधिक संख्या में मौजूद होता है। एक केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से ही क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। क्लियर है? चलो, हाँ, महत्व के बारे में बात करें कि न्यूट्रिनो के अध्ययन का क्या महत्व हो सकता है। ये सबसे ऊर्जावान खगोलिक स्रोतों जैसे फटते तारे, गामा किरण, प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इससे उन पिंडों और परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है जहां से न्यूट्रॉनों क्या होता है, उत्पन्न होता है। भौतिक के बुनियादी नियमों की समझ बढ़ाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संरचना का अध्ययन करने में क्या हमें सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नासा ने यूरोप के स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 के माध्यम से बृहस्पति और उसके जो चंद्रमा हैं उन पर जूस लॉन्च किया है, जूस मिशन लॉन्च किया है। जो जूस मिशन है बेसिकली बृहस्पति और उनके जो तीन बड़े महासागरीय चंद्रमा हैं जिसके क्या नाम है, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का क्या अध्ययन करने के लिए किया गया। ठीक है, तीसरा कथन यहाँ पे कि जोवियन ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं होती है, इसके बजाय यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और किससे बना होता है, हीलियम से बना होता है। इसके परमाणुओं में मीथेन, अमोनिया, पानी और अन्य गैसों के निशान पाए जाते हैं। तो एक आपके तीन कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, तीन कथनों में से कितने कथन सही है आपको बताने हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपके सिर्फ दो कथन ही सही है, सिर्फ दो कथन ही आपके सही हैं। कौन कौन से सही है, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि नासा के द्वारा ये नहीं किया गया है, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर मिशन की हम लोग सॉरी जूस मिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जूस मिशन का क्या है, पूरा नाम क्या है, जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। ठीक है, न्यूज में क्यों क्यों है ये, फर्स्ट करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने जूस को यूरोप के फ्रेंच स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। यह बृहस्पति और उसके जो चंद्रमा है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, सेकंड है कि जूस मिशन जो बेसिकली है इसका उद्देश्य की बात करें तो बृहस्पति और उसके महासागरों के उपस्थित वाले इसके जो तीन बड़े चंद्रमा हैं उसका अवलोकन करेगा। चंद्रमा कौन कौन से, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। यह इन चंद्रमाओं के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और अन्य तत्वों के बारे में क्या हमें जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, यह अंतरिक्षयान बृहस्पति की ओर जाने वाली पहली बार पृथ्वी के पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण से सहायता क्या ग्रेविटी प्राप्त करेगा। बात करें यहाँ पे चंद्रमाओं के बारे में तो शनि ग्रह के 146 के बाद सबसे ज्यादा किसके चंद्रमा है, जुपिटर के ही है 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र जहां न तो बहुत ही क्या होता है गर्म हो और न ही बहुत ज्यादा ठंडा हो। ठीक है, के आसपास के ग्रहों की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है।
एक नए अध्ययन से पता चला है कि जीआरबी में ओजोन परत को अस्थायी रूप से नष्ट करने की क्या क्षमता है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा है, भारतीय खगोलीय वेधशाला जो कहाँ पे लद्दाख के हानले में स्थित है, ने बीएल लैसाटी एक ब्लेजर की चमक देखी है वहां पे। इसमें बताना है कि कितने कथन सही आपके नहीं है, कितने कथन सही नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका डी। इसमें से सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ऑल थ्री कथन सही हैं। बात करें यहाँ पे गोल्डीलॉक जोन्स की, गोल्डीलॉक जोन, तो इसे क्या हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। किसी तारे के चारों ओर का क्षेत्र जो न बहुत ज्यादा गर्म हो न ही अधिक ठंडा हो, इस वजह से इस क्षेत्र में स्थित ग्रहों की सतह पर जल क्या तरल रूप में मौजूद रहता है। जीआरबी की बात करें यहाँ पे तो गामा रे बर्स्ट, नए अध्ययन के अनुसार जो जीआरबी है गामा रे बर्स्ट में ओजोन परतों को अस्थायी रूप से क्षरण करने की क्षमता होती है। एक गामा रे बर्स्ट के बारे में बात करें तो एक ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और भयंकर विस्फोट है। यह अत्यंत अल्प समय में, कम समय में उच्च ऊर्जा युक्त क्या प्रकाश पुंज है। एक ब्लैक होल के निर्माण और न्यूट्रॉन तारों के बीच टक्कर जैसी विस्फोटक घटनाओं के बाद ये क्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग ब्लेजर के बारे में, ब्लेजर के बारे में, तो लद्दाख के हॉनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में बीएल लैसाटी और बीएल लैक की चमकदार परिघटना क्या दर्ज की गई है। ठीक है। ब्लेजर एक प्रकार का आकाशगंगा है। इससे ऊर्जा एक विशाल ब्लैक होल से क्या होती है, प्राप्त होती है। यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली पिंडों में क्या है, शामिल है। ब्लेजर को अति ऊर्जावान कणों और विकिरण को उत्सर्जित करने के लिए किया जाता है, के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, हाल ही में न्यूज में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक मानव और रोगियों में वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक क्या स्थापित किया है। ये पहला कथन। दूसरा कथन है कि 2023 में न्यूरल लिंक को मानव परीक्षण के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए एफडीए द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तीसरा है, इसका लक्ष्य वर्तमान में एफडीए का द्वारा अनुमोदित उपकरणों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मस्तिष्क कनेक्शन के साथ अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का निर्माण करना है। ठीक है। तो ये आपके 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि आपके कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका क्या, केवल एक कथन आपके सही है। ये आपके केवल एक ही कथन सही है। वो कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला कथन आपका रॉन्ग है, सेकेंड कथन सही है, और तीसरा भी क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो एलन मस्क की कंपनी की बात कर रहे हैं जो न्यूरा, तो उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। क्या नाम है, न्यूरा लिंक, न्यूरालिंक नाम है। ठीक है, टेस्ला नहीं है। सेकेंड, एफडीए के द्वारा इसको क्या मानव परीक्षण के लिए अनुमति मिल गई। तीसरा है कि जो इसके बात करें मस्तिष्क कनेक्शन के साथ, तो 10 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स है, 100 गुना। क्या है, 100 गुना अधिक मस्तिष्क कनेक्शन के साथ अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का निर्माण करना है इसका लक्ष्य। ठीक है। तो आपके सिर्फ एक ही यहाँ पे कथन सही है। ब्रेन इंटरफेस आपका देख सकते बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूज में क्यों रहा है। हाल ही में जो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक ने एक मानव रोगी में ब्रेन चिप वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई को सफलतापूर्वक क्या प्रत्यारोपित किया है। क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिया था कि 2023 में अमेरिकी जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी प्रदान किया था। तीसरा कथन है यहाँ पे कि इसका लक्ष्य वर्तमान में एफडीए द्वारा स्वीकृत उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक
ब्रेन कनेक्शन वाले अगली पीढ़ी मस्तिष्क प्रत्यारोपण या ब्रेन इम्प्लांट का निर्माण करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। हेला जो हेला कोशिकाएं हैं, हेला कोशिकाएं सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिकाएं हैं, ये पहला कथन। दूसरा कथन है यहाँ पे कि लैंसेट ऑन्कोलॉजी के एक अध्ययन से पता चला है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सेरवावैक वैक्सीन मर्क के गार्डासिल वैक्सीन के बराबर जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ये दूसरा कथन है। तीसरा है कि शोधकर्ताओं ने शिकागो विश्वविद्यालय में ऑटो इम्यून बीमारियों के खिलाफ एक उल्टा टीका विकसित किया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है इन कथनों में से कितने कथन सही हैं, बताइए। आंसर है आपका तीनों, तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। हेला कोशिका के बारे में बात करें हम लोग, तो हेला कोशिका 1953 में स्थापित की जाने वाली पहली भारतीय पहली मानव कोशिकाएं थी। एक कोशिका कभी भी जीर्णता के स्तर पर नहीं पहुंचती क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण इस कोशिका में विभाजित होने की क्षमता हासिल कर लिया है। ठीक है, मानव कोशिकाएं कल्चर के तहत जीर्णता नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक निर्धारित संख्या में कोशिका विभाजन के बाद कुछ दिनों के भीतर क्या हो जाते हैं, मर जाती हैं। ठीक है, बात करें हेला कोशिका के विकिरण के प्रभाव का परीक्षण करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का निर्माण करने में, जीन मैपिंग में, मानव रोगों का अध्ययन करने में हेला कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। सेकंड बात करें यहाँ पे सर्वैक वैक्सीन के बारे में, तो लैंसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एक अनुसार सर्वैक वैक्सीन ने मर्क की गार्डासिल वैक्सीन के बराबर प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न की, और ये फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट। ये सेकेंड कथन है, बराबर प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न किया है। सर्वैक वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया, विकसित किया है। क्लियर है। तीसरा बात करें हम लोग इनवर्स वैक्सीन, इनवर्स वैक्सीन, तो शोधकर्ताओं ने शिकागो यूनिवर्सिटी में ऑटो इम्यून बीमारियों को रोकथाम के लिए इनवर्स वैक्सीन को क्या विकसित किया। जो स्व प्रतिरक्षा बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है, और सोरियाटिक रोग ही एक ऐसी बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। नेपाल ने अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यूएवी AUV ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम है निराक्षी को लॉन्च किया है, ये पहला कथन है। दूसरा, भारतीय वायुसेना ने वर्णास्त्र का एक जीवित हथियार के साथ समुद्र के नीचे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तीसरा कथन यहाँ पे कि मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ पे बताना है कि कितने कथन सही नहीं है, आपके कितने कथन सही नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट सही नहीं है, सेकेंड कथन भी सही नहीं है, लेकिन तीसरा कथन सही है। आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा बी, तो केवल दो कथन सही नहीं। बात करें यहाँ पे पहला कथन क्यों सही नहीं है, तो यहाँ पे नेपाल नहीं होगा, क्या होगा, भारत। क्या होगा, भारत। और यहाँ पे भारतीय वायुसेना की नहीं होगा, भारतीय यहाँ पे क्या, बताइए कौन सी सेना। चलो, निराक्षी की बात करें यहाँ पे, निराक्षी भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV निराक्षी को क्या लॉन्च किया है। इसका उपयोग कहाँ पे, खदानों का पता लगाने में, खदानों को बंद करने में, जल के नीचे सर्वेक्षण आदि करने में किया जा सकता है। यह पानी के अंदर 4 घंटे तक रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, वर्णास्त्र की बात करें यहाँ पे, तो भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं, भारतीय नौसेना के द्वारा लाइव वारहेड के साथ वर्णास्त्र का समुद्र के भीतर स्थित लक्ष्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह पोत से प्रक्षेपित किया जाने वाला एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। इसे स्वदेशी रूप से क्या तैयार किया गया। DRDO के विजाग स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी
द्वारा इसको क्या डिजाइन किया गया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इसको क्या विकसित किया गया। ठीक है। थर्मोबेरिक बम बम की बात करें तो एक मानवाधिकार समूह, एक तीसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा था और ये फर्स्ट। मानवाधिकार समूह ने म्यांमार की सेना पर थर्मोबेरिक बम का उपयोग का आरोप लगाया। थर्मोबेरिक बम के बारे में बात करें तो थर्मोबेरिक बम को वैक्यूम और एरोसोल अथवा फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी क्या बम कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप जो है IIT मद्रास से संचालित डीप टेक स्टार्टअप है, ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। ये पहला कथन है। हाइपरलूप जो है यात्री और कार्गो के लिए प्रस्तावित अल्ट्रा हाई स्पीड, जिसका स्पीड है हो सकता है 700 मील पर आवर घंटा के ग्राउंड परिवहन प्रणाली है। तीसरा है हाइपरलूप अवधारणा को मस्क और स्पेस एक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया है। इसमें बताना है कि कितने कथन आपके सही नहीं है, तीनों कथनों में से कितने कथन सही नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका डी। इसमें से सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके कथन सही हैं। ठीक है। बात करें यहाँ पे हाइपरलूप के बारे में तो टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से काम करने के समझौता पर हस्ताक्षर किया। TUTR जो आपका हाइपरलूप है IIT मद्रास से संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है। क्लियर है। हाइपरलूप जो बेसिकली यात्री और कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी क्या प्रणाली है, जिसकी गति कितनी हो सकती है, 700 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। हाइपरलूप की अवधारणाओं की बात करें तो एलन मस्क और कंपनी जो स्पेस एक्स है और अन्य कंपनियों द्वारा इसको क्या प्रचारित किया गया। लाभ की बात करें तो इसे बहुत तेज गति विमान से लगभग दोगुना से परिवहन किया हो सकता है। इसमें बिजली की खपत कम होती है। दीर्घकालिक नजरिए से देखें तो इस परिवहन प्रणाली की लागत कम आएगी। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक लागत हो तो इसका क्या अधिक हो सकता है। खराब मौसम वाली परिस्थिति में इसका संचालन बाधित नहीं होगा, कंटिन्यूसली काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला कि कैल्शियम 41 का उपयोग एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस नामक तकनीक की मदद से रेडियोमेट्रिक डेटिंग में कार्बन 14 के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये पहला कथन है आपका। सेकंड कथन है यहाँ पे कि जो रेडियोमेट्रिक और डेटिंग स्थापित करने की एक विधि है, जो कोई भी चीज कितने भी पुरानी हो, चाहे लकड़ी की कलाकृति हो, चट्टान हो या जीवाश्म हो, उसके जो भीतर एक रेडियो आइसोटोप्स की उपस्थिति के आधार पर होती है, जैसे कार्बन 14 या पोटेशियम 14 या आर्गन 40। जब कोई जैविक इकाई जीवित होती है तो उसका शरीर जो होता है कार्बन 14 परमाणुओं को क्या कहता है, अवशोषित और होता रहता है। इसमें बताने कथन जो तीन कथन, इसमें कितने कथन सही नहीं है, बताइए कितने कथन सही नहीं। आंसर है आपका डी, मतलब कि सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है, सारे के सारे कथन आपके सही हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में बात करें यहाँ पे तो न्यूज में रहा है कि हालिया अध्ययन में पता चला है कि कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है और उसी तरह से कैल्शियम 41 का उपयोग कार्बो रेडियोमेट्रिक डेटिंग में किया जा सकता है। इसके लिए इसको क्या एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस अट्टा नामक तकनीक का उपयोग किया गया है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में बात करें तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग कार्बन 14 डेटिंग कार्बन पदार्थों की सटीक आयु आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कौन वस्तु कितना पुराना है उसके बारे में हमें जानते हैं। चाहे वो लकड़ी की कलाकृति हो, चट्टान हो, जीवाश्म हो, इसके अंदर जो रेडियोधर्मी आइसोटोप्स होते हैं जैसे कार्बन 14 और पोटेशियम 14 या आर्गन 40 को उपस्थिति के आधार पर इनका सटीक आयु का क्या आकलन किया जाता है। क्लियर है। सो फ्रेंड्स ये जो हमारे विजन विजन IAS का पीटी 365 मैगजीन, उसका साइंस टेक का हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो था खास करके। तो लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इन्वायरमेंट के के कंप्लीट वीडियो में, जिसमें पूरा का पूरा जो वीडियो होगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या बाइलिंगुअल दोनों में उसको क्या जल्द हम लोग करके लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।